बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नैब भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। बिलाखिर 6 से 7 माह नैब की कैद में रहने के बाद ख्वाजा आसिफ को अदालत से इंसाफ मिल गया। उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहाई दे दी, जबकि एक और आम केस में साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की सजाओं के खिलाफ अपील के अहम नुक्ते पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा के खिलाफ अपीलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी जाए या अदम पैरवी पर खारिज कर दी जाए, ये वो सवाल हैं जो अदालत के सामने रखे गए और उन पर अदालत अब अपना फैसला देगी। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब ख्वाजा आसिफ नैब के सामने अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने गए थे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी उस केस में की गई जिस केस को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी। तो नैब ने भी उन्हें तकरीबन 6 से 7 माह कैद में रखने के बाद उन पर ना कोई इल्जाम साबित हो सका, ना नैब उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर सकी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है, क्योंकि जब से खान साहब इक़्तिदार में आए हैं और नैब एक्टिव हुई है, उसके बाद से आमदन से जायद असासाजात कानून के तहत अपोजिशन के बहुत से रहनुमाओं को नैब ने गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर ना वो इल्जाम साबित कर सके, ना ही कोई रेफरेंस फाइल कर सके। तो ख्वाजा आसिफ के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि उन्हें भी सियासी इंतकामी जज्बे के तहत गिरफ्तार किया गया। ये वही जज्बा है जिसके तहत हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन को बगैर किसी सबूत के कैद में रखती है। अब ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के पीछे खुद खान साहब की ख्वाहिश मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के तहत किसी रेफरेंस का फाइल ना होना, उन्हें 6 से 7 माह कैद में रखना, नैब के आमदन से जायद असासाजात कानून पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये कानून हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहा है। इस कानून के बारे में यह तासुर है कि हुकूमत इसे सियासी मुखालफिन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, यानी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। तो नैब का माज इल्जामात की बुनियाद पर किसी को तवील अरसे तक कैद में रखना, इस कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ को पिछले साल दिसंबर में नैब ने गिरफ्तार किया था, दिसंबर 2020 में। तो जरा ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ भी उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्होंने ना अपनी जमात को छोड़ा, ना अपनी जमात के कायद को छोड़ा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा अहम केस है जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, वो नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत का केस है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम कानूनी नुक्ता पर कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनकी अपीलों पर समाअत हो सकती है नहीं, इस नुक्ते पर अपना फैसला महफूज किया है। अदालत के सामने यह सवाल रखा गया था कि क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल हो सकता है। एक शख्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं, जो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, उसकी अपील पर समाअत हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अपीलों पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत अदालती मामून आजम नज़ीर ताडल ने दलाइल देते हुए कहा कि अपील भी ट्रायल का ही तसलसल होती है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप ये सोच कर दलाइल दें कि आप मुल्ज़िम के वकील नहीं है, बल्कि आप अदालत को असिस्ट करें, अदालत की मुआवनत करें, अदालत को गाइड करें। तो आजम नज़ीर ताडल ने जवाब दिया कि जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, इसी तरह अपील पर समाअत भी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ताडल साहब, आप अपील कुनंदा नवाज शरीफ के वकील नहीं है, अदालती मुआवन है। आजम नज़ीर ताडल ने जवाब दिया कि मैं अदालत की मुआवनत ही करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती मुआवन आजम नज़ीर ताडल को टोक दिया और कहा कि इस वक्त कोर्ट के सामने आजम नज़ीर ताडल एडवोकेट है, हम कोर्ट ऑफ लॉ है, हमने कानून के मुताबिक देखना है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि अपील कुनंदा कौन है। इस मौके पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब बरवाना, उन्होंने भी दलाइल देना शुरू किए, उन्होंने भी अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। जहांजेब बरवाना ने कहा कि जो अदालती नज़ीरें पेश की गई हैं वो गैर मौजूदगी में ट्रायल से मुतल्लक है, यानी कोई मुल्ज़िम अगर मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी बेशुमार दलीलें, बेशुमार नज़ीरें मौजूद है, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। ट्रायल नवाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ, अब उनकी अपील ज़ेर समाअत है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शरीक मुल्ज़मान की अपीलों में वकला मौजूद है
जो केस में दलाइल देंगे, उन्होंने सिर्फ अपने मोक्कलान की हद तक दलाइल देने। अगर उन्हें सुनकर कोई फायदा अपील कुरिंदगान को मिलता होगा तो अदालत वो दे देगी। तो नवाज शरीफ की दो अपीलें हैं, एक में शरीक मुल्जमान भी हैं। जहांगीर बरवाना ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ की एवरफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की दोनों अपीलें खारिज की जाए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी जब आज अदालत के सामने पेश हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, तो उन्होंने अहम मुल्की मामलात के ऊपर कुछ अहम नुकात पे गुफ्तगू की, कुछ अहम बातें की। वॉच दिस। ये अवाम का नुमाइंदा वजीर आज़म नहीं है, उनको अवाम के सर पे चोरी के जरिए मुसल्लत किया गया है। जो जौहरी प्रोग्राम है, इमरान खान सिलेक्टेड उसका कस्टोडियन नहीं है, उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम हैं। आज पाकिस्तान जो एटमी ताकत है उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ कौम ने भी दी हैं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने भी दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए और मियाँ नवाज शरीफ जो एटमी धमाके के जिनके सेहरा जिनके सर है, उन्होंने जिलावतनी उसके लिए बर्दाश्त की। आज तक वो इस चीज़ का निशाना बन। आपने तो तारीख़ के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को ले गए हैं और उन कर्ज़ों के इवज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज़ बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती। तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। और लाहौर में होने वाले बम धमाके ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। जॉर्ज टाउन लाहौर में होने वाले इस धमाके में 3 अफराद की मौत वाक़ होगी, जबकि कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक ये धमाका कालदम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद के घर के करीब हुआ, जहां पुलिस की एक चौकी मौजूद थी। तो सवाल ये है कि धमाका करने वालों का हदफ क्या था? क्या टारगेट हाफिज सईद की रिहाइशगाह थी और पुलिस चौकी की वजह से वो हदफ हासिल नहीं हो सका, या इस धमाके का मकसद कुछ और था? ये धमाका क्या हुकूमत के लिए कोई पैगाम था कि दहशतगर्द फिर से मुतहरक हो गए, उनके स्लीपर सेल मौजूद है जो टारगेट मिलने पर एक्टिव हो जाते हैं? या इस धमाके का मकसद आम मुल्की इशू से तवज्जो हटाना तो नहीं? कहीं इस धमाके का मकसद बाज मजहबी शख्सियात की नाजेबा वीडियो से तवज्जो हटाना तो हो सकता है। जिस तरह सोशल मीडिया पर आजकल मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात की वीडियोस बैक टू बैक वायरल हो रही है, उसने हमारी सोसाइटी के अंदर पलने वाली गलाजत को निकाल बाहर फेंका है। मदारस में बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात जिस तेजी से सामने आए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ज़हन या माइंड सेट होने का इम्कान मौजूद है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि ये वाकया झूठे हैं या मनगढ़ंत हैं। मुल्क की नामवर मजहबी शख्सियात के वीडियो स्कैंडल से लोगों के जज्बात मजरू हो रहे हैं और माशरे की जानिब से इस पर शदीद रिएक्शन आ रहा है। अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने खवातीन के लिबास को रेप या जिनसी ज्यादती से मुंसलिक करने का बयान देकर अपने ऊपर तनकीद का दरवाजा खोल दिया है। तो इस पर खास साहब की बहुत ले दे हो रही कि उन्होंने क्या कह दिया। अब जिनसी ज्यादती और बच्चों के साथ जो वाकयात हो रहे हैं और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का जो मुतनाज़ा बयान है, ये सब बयान एक अहम सियासी शख्सियत साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की पुरसरार मौत के दौरान सामने है। इसी वाकयात के दौरान उनकी मौत वाक़या होगी, जिस पर यूँ लगता है कि एकदम बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आ गए हैं और अचानक सोशल मीडिया पर कि मौलवियों का कोई फोल्डर खुल गया है जिसने एक के बाद एक वीडियो जारी करके सनसनी पैदा कर दी है। तो ये भी सवाल यह आता है कि कहीं ये जो धमाका हुआ है ये इस किस्म के वाकयात को स्नब करने के लिए तो नहीं है, और कहीं ये धमाके इस हवाले से उठने वाले सवालात को दबाने के लिए तो नहीं है, या फिर इन धमाकों को पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों के तनाजर में भी
देखा जा सकता है। हाँ साहब ने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन देने से इनकार किया, तो ये बम धमाका इसका रद्द अमल भी हो सकता है। ये काम CIA के एजेंटों ने किया या उनके आगे जो बहुत से गुमाश्ते होते हैं वो भी ये काम करते हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं, तो ये काम उनका भी हो सकता है, जिनको प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पर यकीन नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा। तो एक तरफ तो हुकूमत को इसका एडवांटेज भी है कि अगर ये धमाके वो ये डाल दे कि चूंकि हाँ साहब ने अमेरिका को इनकार कर दिया है तो अब अमेरिका पाकिस्तान में धमाके करा रहा है, तो ये इस तरह की भी एक सूरत हाल हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लोग नाराज हो जो ये समझते हैं कि चूंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें दे रही गर्दिश है कि पाकिस्तान अड्डे दे चुका है और उस पर अमेरिकी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान से इख्तिलाफ के बाद सरहदी इलाकों में अमेरिकी फौज की मौजूदगी उन ताकतों को किसी सूरत कबूल नहीं, जिन्होंने एक तवील अरसे अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है, तो हमें धमकी भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर अड्डे देने से खुल्लम खुल्ला इनकार कर चुके हैं तो फिर इस बात का इम्कान कम है कि धमाका उधर से हुआ हो। तो हमारी सियासत का जो माजी है वो ये भी बताता है कि किसी किस्म के भी सियासी इशू को या सोशल इशूज को दबाने के लिए इस तरह के धमाके कराए जाते हैं या फिर इसका मकसद अवाम को खौफजदा करके राय आमा पर असरअंदाज होना होता है। इससे हुकूमतें भी रेस्क्यू की जाती हैं और हसास मामलात पर एक जो ओपिनियन बिल्ड हो रही है, एक जो राय आमा मजबूत हो रही होती है, उसको भी मजबूत होने से रोका जाता है। पिछली 2 जमहूरी हुकूमतों के दौर में पे दर पे खुदकुश हमलों से न सिर्फ उन हुकूमतों को चलने से रोकने की कोशिश की गई बल्कि पाकिस्तान को पराई जंग में कूदने का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान में कश्त खून का बाजार गर्म किया गया। तो इन धमाकों के पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं, खासकर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन अमान ना रहे और पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो ना सुधरे, इन्वेस्टर भाग जाए। तो एक एलिमेंट वो भी बहुत ही गहरा एलिमेंट है। एक माजी में इसकी मिसाल मौजूद है। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुसल्लह फौज और दीगर इदारों की मदद से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका था और खुद कुछ हमलों की फैक्ट्रियां तबाह कर ली थी। तो आज पाकिस्तान में कम से कम इस किस्म का माहौल नहीं है कि जहां बैक टू बैक खुद कुछ हमले हो। अमन अमान की सूरत हाल खासी बेहतर हो गई थी। लेकिन जो अब एक और अहम सवाल ये कि ये धमाका एक अहम शख्सियत के घर के बाहर एंड उस वक्त क्यों हुआ जब FATF का इजलास जारी था। तो बहुत सारे सवालात इस वाक़े के हवाले से उठ रहे हैं और इस वाक़े की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कहाँ मुलाकात हुई आसिफ ज़रदारी और परवेज़ के दरमियान, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत के बड़े अहम रुकन हैं फैसल वाडा। वॉच दिस। बी चौधरी परवेज़ की फैमिली को जानता हूँ, सियासत से पहले से भी उनको जानता हूँ। वो बैक स्टैप नहीं करते, ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा परवेज़ साहब से ना था, ना है, ना होगा, ना वो करेगी। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको क्लियरली बता रहा हूँ। पॉलिटिकल फैमिली है, जैसे इन्होंने कहा आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉलिटिकल फैमिली होने में और आपके साथ बदलिहाजी करने में बड़ा फर्क है सर। पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है ना आपके साथ इत्तेहाद में। देखिए हमारे इत्तेहादी है। अभी GDA वालों के साथ जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ है वो आप उनको मुनाफिकीन कह रहे थे, वो आपको क्वेश्चन कर रहे थे, हम आपके इत्तेहादी हैं, ये बातें छोड़ ही दें। आप इत्तेहादियों के साथ मैं आपको स्पेसिफिक परवेज़ इलाही साहब की और उनकी फैमिली के बता रहा हूँ, वो हमें बैक स्टैप नहीं। मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली अनाउंस करके रिस्पांसिबिलिटी के साथ पब्लिकली ऐलान करके वो तो फिर सियासत के अंदर कल आप भी कुछ कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। आप इंसान के पास चॉइसेस तो हमेशा होती है। बात सही की उन्होंने कहा कि वो हमें बैक स्टैप नहीं करेंगे लेकिन हम उनको बैक स्टैप जो है ना बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। पिछले कुछ हुआ है ऐसा? मैं आपको अब देखे ना वो जो उनके मामलात चल रहे हैं बस वो अपने दिन गुजार रहे हैं इज्जत के साथ, कि जो गुजर जाए इज्जत के साथ उसी में बेहतरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक जो बड़ा क्लियर कट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की उस खानदान का एक सियासी तजर्बा, ठीक है, उसको कोई रूल आउट नहीं करता। वो पुराने पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनको पता है कि बुरे हालात में भी किस तरह सर्वाइव करना है। पाकिस्तानी सियासत की जो एक रियलिटी है वो ये है कि आप लोग मिलके भी तब्दीली तब तक लाने के लिए आप गुरेज़ा थे जब तक आपको कहीं से इंडिकेशन ना हो कि ये काम करना चाहिए कि नहीं। परवेज़ लाई बखुशी वज़ीर आला बनने पे तैयार हो जाएं अगर उन्हें इंडिकेशंस आ जाएं राइट क्वार्टर से, वो ना अभी आपके पास है
तो ना ये ऑफर करेंगे, वैसे फिर एक दफा ये ऑफर करेंगे देखिए ना, उनको, ये जरूर करेंगे। परवेज ये तब करेंगे अगर इनको वोट लगी मिलेगी, वैसे नहीं देखिए करेंगे। दो चीजें देखिए, देखिए नवाज शरीफ चौधरी बरादरान को पार्टी में वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, और जब नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में एग्जाइल पर चले गए तो चौधरी ने अपनी पार्टी बना ली जिसे किंग्स पार्टी कहा गया, मुस्लिम लीग काफ, और उसके बाद हुकूमत में आ गए। तो उसके बाद जब नवाज शरीफ वापस आए तो बड़ी कोशिश हुई कि दोनों में सुलह सफाई हो जाए और वापस चौधरी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए, लेकिन नवाज शरीफ इस बात पर तैयार नहीं हुए। तो उन्हें वज़ीर आला बनाने पर वो कैसे तैयार होंगे? अब आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को ऑफर की थी कि वो परवेज लाई के नाम पर इत्तफाक कर ले, तो पंजाब में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाया जा सकता है। पंजाब में हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की मिलकर हो सकती है, जो अपोजिशन के लोग हैं। तो इस फार्मूले को ताकतवर हल्कों की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन नवाज शरीफ फिर नहीं माने, जिसके बाद पीपल पार्टी ने हमजा शहबाज के नाम पर दाव लगाया और ये कहा जी कि हमजा शहबाज को बना ले, हम तब भी साथ देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि पंजाब में तब्दीली लाकर किसी को वक्ती तौर पर खुश नहीं करना चाहिए, और महज हुकूमत करना मकसद नहीं है। असल जो मकसद है वो सियासी मुदाखलत में नवाज शरीफ समझते हैं कि महज हुकूमत करना मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद सियासी मुदाखलत का खात्मा है। तो जहां तक चौधरी परवेज लाई का ताल्लुक है तो उनके नून लीग वालों से तल्लुकात कुछ ज्यादा खराब नहीं है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तो उनका तल्लुक काफी बेहतर है, बल्कि जब हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एग्जाइल में थे तो हमजा पाकिस्तान में ही थे। तो आसिफ जरदारी की परवेज लाई से मुलाकात को बहुत से हल्के पंजाब में तब्दीली के तनाज़ुर में देख रहे हैं। तो परवेज लाई वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद जरूर हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तहरीक इंसाफ से वो ज्यादा खुश भी नहीं है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना अगला सियासी इत्तेहाद है वो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अगला सियासी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से उनका होगा नहीं, तहरीक इंसाफ से भी वो खुश नहीं है, और फिर आ जाके पीपल पार्टी रह जाती है। तो पीपल पार्टी माजी में भी वो उसके इत्तेहादी रहे हैं, तो आगे भी वो कोशिश कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो इस वक्त इलेक्शन का जोड़ तोड़ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने पीपल पार्टी के साथ ताल्लुकात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। तो ये जो मुलाकात है इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो मुस्तकबिल का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है उसके हवाले से भी ये गुफ्तो शरीक जारी है। आगे बढ़ते हैं, और विधायकों के मामले खसूसी है अली नवाज ऐवान, इन दोनों काफ़ी पॉपुलर है। पिछले दिनों असम्बली में जो हंगामा हुआ था उसमें खासा रोल अदा किया था, और फिर उन्होंने जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर बातें की थी उस पर कौम से माफ़ी भी नहीं मांगी। इसके बावजूद गुफ्तगू फरमा रहे हैं वॉच अली नवाज ऐवान साहब। पारा पिला देते हैं हजूर, और शादी की बात का शादी की बात का जवाब तो दीजिए। मैं इस पे आ जाता हूँ। जो उनसे सवाल पूछा गया, खान साहब ने ये कहा था अपनी एक तकरीर के अंदर कि वो उसामा बिन लादेन को शहीद समझते। ठीक है, आप समझते हैं, अली नवाज ऐवान क्या समझते हैं? इस पे दो राय है, मेरे दो राय। देखें, जो उन्होंने बात की मुस्तफा भाई ने कि ये वॉर एंड टेरर हमारी थी, मुझे एक बंदा बता दें 9/11 के अंदर बराह रास्त या इनडायरेक्टली शामिल था पाकिस्तानी कोई एक? देखिए बड़ा क्विकली अगर एक बंदा नहीं था ना। कौन, क्या मसला अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा था ना सारा। सबसे ज्यादा जो उसके जो ग्रज आया, जो सबसे बड़ा मसला आया, वो किसके बाद? पाकिस्तान को फील करना पड़ा। सर जो नहीं, उसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है यार, रिगार्डलेस कि उसमें पाकिस्तानी को मरा या नहीं मरा, हम तो सही नहीं थे, वो हमारी जंग ही नहीं थी। पंजाब में दहशतगर्द उसमें मासूम बंदे मारे यार। अली भाई क्या कर रहे हैं यार? मुझे बंदे मारे यार भाई। हमारे उसामा बिन लादेन की जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं? ड्रोन उड़ते हैं, यहाँ के हवाई अड्डे यूज होते हैं, यहाँ की बेसिस यूज होती है। गलत था ना, तो मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया, बट उसामा बिन लादेन के सवाल के ऊपर ये कह देना आई विल लेट इट पास, व्हाट जस्टिफिकेशन डज फॉरेन मिनिस्टर हैव? वो गलत था सर। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, अली साहब कह रहे हैं दो देखिए, राय, आज तो कमाल ही कर दिया कि इन्होंने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है। अलकायदा ने क्या है? दहशतगर्द है। मेरे नजदीक दहशतगर्द है। आपके नजदीक उसने उसकी ऑर्गेनाइजेशन। कौम महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी सर पर नाच रही है, कर्जों के लिए कौमी असास से गिरवी रखे जा रहे हैं, और हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है या नहीं। अब सवाल यह कि आज इस पर बहस क्यों की जा रही है? जिसकी वजह से मुसलमानों पर अजाब आया,
अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, हजारों लाखों लोग मारे गए, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। बड़ी मुश्किल से हम उस दहशत के माहौल से बाहर निकले, लेकिन आज फिर वही कहानियां, आज वही पंडोरा बॉक्सेस खोल के बैठे हैं। और उसकी वजह हमारे हुक्मरान हैं जो आज तक कंफ्यूज हैं कि उसामा को हीरो कहें या विलन कहें। दुनिया आज भी जानना चाहती है कि हम उसामा को कहीं अपना हीरो तो नहीं समझते। और खान साहब ने उन्हें शहीद करार देकर इस सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से यह सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को अभी तक हमारी इस बात का यकीन नहीं आया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि विक्टिम है, हम निशाना बने हैं। तो इस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना ही इस पर बहस के दरवाजे खोलने चाहिए। मुल्क आज जिन मुश्किलात से गुजर रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर अवाम की मसाइल से तवज्जो हटाना ये बहुत पुराना तरीका है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पुराना इख्तिलाफ रहे में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रही हैं पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा मलिक। टू द पॉइंट में इशू बड़ा नहीं है, लेकिन आप गुफ्तगू सुने और महजूज हो, और जो इल्म हुनर के दरिया बहाए जा रहे हैं उनसे आप भी इस्तिफादा हासिल करें। एमनेस्टी स्कीम, आपकी हुकूमत को एमनेस्टी स्कीम नहीं दी। बता रही हूँ, आप मुझे बताएं पिछले 1 साल के अंदर कौन सी एमनेस्टी स्कीम दी है, बताएं। ये जो मैं जी एक मिनट सुन तो लेना। ये जो प्रॉपर्टी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो वजीर आजम ने लॉन्च किया था वो क्या था? ये आप इसको एमनेस्टी स्कीम बोल रहे हैं? आप उसे नहीं एमनेस्टी स्कीम कहते? जिससे आपकी 40 सनतें नहीं, जिससे आपकी 40 सनतें चल रही हैं, जिससे मैं उस पर इख्तिलाफ तो कर ही नहीं रहा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ वो एमनेस्टी स्कीम है या नहीं है? यूरिया जी, एमनेस्टी स्कीम वो दी गई थी जिससे इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 3 दी थी पीपल्स पार्टी ने और 2 दी थी पीएमएल-एन ने। हमने कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम दी? आपने 3 साल में, मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं आपकी बात से, आलिया साहब मैं आपकी बात से चलूंगा। आपने 3 साल में मैं इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपने 3 साल में कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी? जस्ट हाँ या ना मुझे कर दीजिए। सर मुझे ये बता दें, पिछले 1 साल की टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, उसमें हमने कितनी एमनेस्टी स्कीम्स दी है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप मुझे अच्छा चले मैं इसी का सवाल 1 मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुने। क्या घर बनाने के लिए, क्या वजीर आजम ने ये स्कीम अनाउंस की थी कि अगर आप घर बनाते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डू यू डोंट कॉल दैट एन एमनेस्टी स्कीम? मुझे नहीं एमनेस्टी स्कीम्स कहकर अनाउंस करके दी जाती थी, जो 3 पीएमएल, 2 पीएमएल और 3 पीपल्स पार्टी ने दी। तो कभी कभी मुझे यूं लगता है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस बात का बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें आंखों देखी मक्खी निगलना पड़ती है। जिस चीज की वो सारी उम्र मुखालफत किया करते थे, हुकूमत में आने के बाद उन्हें सारे काम वही करना पड़े। खान साहब ने अपने दौर में 2 एमनेस्टियां मुतारफ कराई हैं, जिनमें एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, दूसरी तमीराती शोबे के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। जिसमें कोरोना अरूज पे थे, जिस वक्त कोरोना अरूज पर था, खान साहब ने एक कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम मुतारफ कराई थी जिसका नाम कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव पैकेज रखा था। लेकिन इसमें वो तमाम मराद दी गई थी जो एमनेस्टी स्कीम में दी जाती है। इस प्रोग्राम के तहत 31 दिसंबर 2020 लास्ट ईयर तक जो भी तामीराती काम शुरू किया जाता उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाना था। तो तामीराती शोबे से मुंसलिक तमाम जो तामीराती अशिया थी उन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया गया। इस एमनेस्टी स्कीम की वजह से एफबीआर ने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। तो यह स्कीम अब भी जारी सारी है। तो इस स्कीम की वजह से पाकिस्तान की मईशत को किसी हद तक सहारा मिला। इससे पहले खान साहब ने 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ कराई थी, जिसके मुताबिक अगर किसी के पास $10,000 की ब्लैक मनी है, वो 4% यानी 4% टैक्स अदा करके इसको व्हाइट मनी में तब्दील करा सकता है। अगर वो रकम पाकिस्तानी बैंकों में नहीं रखना चाहता तो मजीद 2% अदा करके रकम कहीं भी मुंतकिल कर सकता था। एमनेस्टी स्कीम का मकसद काले धन या गैर कानूनी सरमाए को कानूनी दायरे में लाना होता है। यानी आप टैक्स दे हुकूमत को, आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह।
अब मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी दौरे हुकूमत में एमएसटी स्कीम का ऐलान किया था, तो खान साहब ने ये धमकी दी थी कि जो लोग इस स्कीम से फायदा उठाएंगे उनको हुकूमत में आते ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स वो खुद 2 बार एमनेस्टी स्कीमें ला चुके हैं। लेकिन इतनी जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसका मकसद ये नहीं कि मैं किसी को बोर करूं, मकसद सिर्फ ये कि उनके अपने वुज़रा और तर्जमान कम से कम उनको तो अपडेट कर दें कि आप कर क्या रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होगी मजीद खबरों तब तो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।